नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर उन्मादी बयान देने वालों पर सीएम योगी हुए सख्त। अवैध खनन रोकने गए तहसीलदार पर खननकर्ताओं ने बुलडोजर से किया हमला। परिवारवाद की आलोचनाओं के बावजूद भी संसदीय चुनाव में यादव परिवार से 6 लोग लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ स्थित सीएम आवास का शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया घेराव। नए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक रिटायर्ड शिक्षकों से ही ली जाएगी सेवा। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीपीएससी, एपीएस और स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षाओं के लिए करे आवेदन। जो उम्मीदवार यूपीपीएससी, एपीएस या स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके लिए काम की खबर है। अब स्टाफ नर्स परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 18 अक्टूबर तक पंजीकरण, आवेदन शुल्क का भुगतान और एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। वहीं 26 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने निजी सचिव परीक्षा 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन शुल्क की बात करें तो एपीएस परीक्षा के लिए 185 रुपये और स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के लिए 125 रुपये देने होंगे। इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर उन्मादी बयान देने वाले पर सीएम योगी हुए सख्त। इजरायल और फिलिस्तीन विवाद का जिक्र करते हुए सीएम योगी द्वारा कहा गया है कि सभी पुलिस कप्तान अपने क्षेत्र में धर्मगुरुओं से तत्काल संवाद करें। इस प्रकरण में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह के गतिविधि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया हो अथवा धर्मस्थल, कहीं से भी किसी भी प्रकार की उन्मादी बयान आदि जारी न हो। यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ तत्परता से सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध खनन रोकने गए तहसीलदार पर खननकर्ताओं ने बुलडोजर से किया हमला। खननकर्ता अवैध मिट्टी का खनन आगरा के बाह के जैतपुर स्थित गांव नाहटौली के पुलिया खेत पर कर रहे थे। इस दौरान जब तहसील की टीम उन्हें रोकने गई तो खननकर्ताओं ने तहसील की टीम पर भी हमला बोल दिया। साथ ही उन पर बुलडोजर चढ़ाने की कोशिश भी की गई। इस दौरान तहसीलदार घायल हुए, साथ ही गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस खबर की सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंची और ट्रैक्टर के 5 ट्रॉली कब्जे में ले लिए गए। साथ ही एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1240 में भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1643 में दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 2007 में भारत के पंजाब राज्य के लुधियाना में एक फिल्म थिएटर में बम विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग 6 लोगों की मौत हुई और कम से कम 30 अन्य लोग घायल हुए थे। वर्ष 2008 में आज के दिन भारतीय उपन्यासकार अरविंद अडिगा को उनके पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के दिन विश्व मानक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाते हैं। यूपी के चर्चित कारतूस कांड में सीआरपीएफ के 2 हवलदार समेत 24 लोग दोषी करार। सीआरपीएफ के 2 हवलदारों समेत 24 लोग जो यूपी के चर्चित कारतूस कांड में शामिल थे, उन्हें कोर्ट द्वारा दोषी करार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं इसमें मुख्य आरोपी यशोदा नंदन की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ कर्मियों पर नक्सलियों के हमले के बाद एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली थी कि पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों को दिए जाने वाले कारतूसों को नक्सलियों को बेचा जा रहा है। अयोध्या में बन रही खूबसूरत मस्जिद का इनके नाम से होगा नामकरण। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद बनाए जाने वाले हैं। इस मस्जिद के इमारत को 5 मीनारों के साथ बीच में गुंबद तैयार किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल रखा जाएगा और जो पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर है। जफर फारूकी द्वारा बताया गया कि आधुनिक स्वरूप में तैयार की गई मस्जिद की डिजाइन लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। पहले इस तरह की डिजाइन थी। वहीं उन्होंने बताया कि मस्जिद में एक साथ करीब 2000 लोग नमाज अदा कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रामलीला के दौरान दिखी गंगा यमुना तहजीब। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा यमुना तहजीब देखने को मिली। दरअसल मुस्लिम समाज और मेयर अशोक तिवारी की पहल पर धनेसरा तालाब में रामलीला लाट भैरव में श्री राम दंड ईल पार की लीला के लिए पर्याप्त पानी का इंतजाम किया गया। पर्याप्त पानी के इंतजाम से लीला का प्रसंग कुशलता पूर्वक हो सका। मिली जानकारी के अनुसार निजी पंप लगाकर मुस्लिम समाज के लोगों ने तालाब में पानी की कमी को देखते हुए पानी भरना शुरू कर दिया था। जब इस बात की जानकारी मेयर अशोक तिवारी तक पहुंची तो उन्होंने जल निगम के अधिकारियों से बातचीत की, जिससे 3 टैंकर पानी तालाब में भरवाया जा सका। फिर घंटाइल की लीला को रामलीला के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी द्वारा पूर्ण किया गया। मुस्लिम समाज और मेयर के इस प्रयास को देखते हुए लीला समिति ने उन्हें धन्यवाद दिया। इटावा सफारी में शेरनी रूपा ने अपने बच्चे को अपनाने से किया इनकार। जानवर हो या मनुष्य, मां चाहे किसी भी रूप में हो, अपने नवजात शिशु को खुद से अलग नहीं रखती। लेकिन इटावा सफारी में मां बनी शेरनी रूपा ने जब से अपने बच्चे को जन्म दिया है तब से वह इसे देख तक नहीं रही। इस सावा को अब तक शेरनी रूपा ने अपना दूध तक नहीं पिलाया है।
शावक को जिंदा रखने के लिए सफारी के कर्मचारी उसे बोतल से दूध पिला रहे हैं। बच्चा अब 40 दिन का हो चला है और उसने चहलकदमी भी शुरू कर दी है। बता दें कि सिडनी रूपा ने 3 सितंबर को 2 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें से एक की मौत हो गई, लेकिन दूसरे को रूपा ने देखना तक पसंद नहीं किया, जिस वजह से शावक की देखरेख अब सफारी कर्मचारी ही कर रहे हैं। बता दें कि जब कोई सिडनी अपने शावक को छोड़ देती तब वह शावक अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाता, लेकिन यह शावक 40 दिन का हो गया है। यह शावक लंबी उम्र प्राप्त करता है तो यह देश में ऐसा पहला उदाहरण पेश करेगा। वहीं सफारी प्रशासन को यह भरोसा है कि बेहतर देखरेख से इसकी आयु लंबी होगी। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे शिवम चौहान के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय क्रिकेटर है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 14 अक्टूबर वर्ष 1997 में हुआ था। इन्होंने रणजी ट्रॉफी 2016-17 में हरियाणा के लिए प्रथम श्रेणी में 13 नवंबर वर्ष 2016 में पदार्पण किया। वहीं 2016-17 इंटर स्टेट 2020 टूर्नामेंट में हरियाणा के लिए अपना 2020 डेब्यू 29 जनवरी वर्ष 2017 में किया था। साथ ही विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 में हरियाणा के लिए अपनी लिस्ट ए की शुरुआत 25 फरवरी वर्ष 2017 से की थी। इनके बल्लेबाजी की शैली दाहिने हाथ की है, वहीं दाहिने हाथ के माध्यम से ये गेंदबाजी करते हैं। ब्रजेश पाठक ने ट्विटर अकाउंट पर बदला अपना नाम। सोशल मीडिया के ट्विटर प्लेटफॉर्म पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट का नाम बदलकर सर्वेंट ब्रजेश पाठक कर लिया है। दरअसल ब्रजेश पाठक पर पलटवार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा ब्रजेश पाठक को सर्वेंट ब्रजेश पाठक बताते हुए कहा गया था कि वे उनकी बातों का जवाब नहीं देते। बता दें कि जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव गेट फांद कर गए थे। इसे लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा था कि वे कूदने में इतने ही अच्छे हैं तो एशियन गेम्स में जाकर मेडल लाना चाहिए, जिस पर अखिलेश ने उन्हें सर्वेंट बताते हुए कहा कि वे उनकी बातों का जवाब नहीं देते। परिवारवाद की आलोचनाओं के बावजूद भी संसदीय चुनाव में यादव परिवार से 6 लोग लड़ेंगे चुनाव। अक्सर सपा विरोधी पार्टी आरोप लगाते आई है कि सपा परिवारवाद की राजनीति करती है। बावजूद इसके संसदीय चुनाव में यादव परिवार से 6 लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं। इन 6 लोगों में से 4 लोगों के लिए सीटें भी तय हो चुकी हैं और बचे 2 लोगों के लिए सीट तलाश की जा रही। अखिलेश यादव द्वारा कहा गया था कि हम नवरात्रि तक बीजेपी की वीआईपी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक कन्नौज की लोकसभा सीट से सपा मुख्य अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आजमगढ़ से शिवपाल यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, वहीं फिरोजाबाद लोकसभा सीट से रामगोपाल यादव दाव खेल सकते हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम को दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने बताया दुनिया के बेहतरीन पिचों में से एक। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में विश्व कप आयोजित होने के कारण यह स्टेडियम राज्य को गौरवान्वित कर रहा है। यहाँ के पिच की तारीफ लगभग हर लोग कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बमुमा द्वारा कहा गया है कि यह दुनिया की बेहतरीन पिचों में से एक है। इन तारीफों के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सपा ने के शासनकाल में बने लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए वर्ल्ड कप के पहले मैच से राज्य और यहाँ के खेल प्रेमी जनता में गर्व और खुशी का माहौल है। खेलों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है, जो व्यक्तित्व के सकारात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सपा की सोच से ही ये अद्भुत स्टेडियम संभव हो पाया है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा। आज भी मौसम को लेकर मौसम विभाग द्वारा किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है। वहीं राज्य में तापमान गिरने और ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। तापमान में लगभग 1 से 2 डिग्री तक गिरावट देखी जा सकती है। अवैध कब्जे पर कार्रवाई के लिए तहसीलों में बनेंगे टास्क फोर्स। डीएम द्वारा तहसीलों में टास्क फोर्स बना दिए गए हैं ताकि लखनऊ में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जा सके। यह उन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेगा जो कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम पर आएंगी। ये टास्क फोर्स अब अलर्ट मोड में भी आ चुकी हैं। वहीं शिकायत करने वाले व्यक्ति को नाम बताना अनिवार्य नहीं है। डीएम द्वारा बताया गया है कि कंट्रोल रूम में कुल 67 शिकायतें 2 दिनों में आई। यूपी के इन शहरों में ट्रांसपोर्ट नगर आर्थिक जोन के साथ ग्रीन क्षेत्र होंगे आरक्षित। उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट नगर आर्थिक जोन यानी उद्योग और व्यवसायिक गतिविधियों के साथ ग्रीन क्षेत्र 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आरक्षित किए जाएंगे। इन स्थानों को चिन्हित करते हुए विकास प्राधिकरणों को मास्टर प्लान में आरक्षित करेगा। वहीं अलग से 50-50 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा इन शहरों को सुविधाएं विकसित करने के लिए देगी। फिलहाल राज्य में कई ऐसे शहर शामिल हैं जहां 5 लाख से अधिक आबादी मौजूद है। इन शहरों में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, झांसी, फिरोजाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, हापुड़ और जहांपुर आदि शामिल हैं। यूपी में अब डॉक्टरों को 65 साल की आयु में मिलेगा रिटायरमेंट। चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 साल किए जाने का शासनादेश प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लिए जारी हो चुका है। जो शासनादेश जारी हुए उसके अनुसार लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक के चिकित्सा अधिकारियों को सेवानिवृत्ति आयु में 3 साल बढ़ोतरी का लाभ मिल सकेगा।
बता दें कि शासनादेश को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे अम्बेडकर पार्क गोरखपुर के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में वीर बहादुर नक्षत्र शाला के पास से स्थित है। इस पार्क के एंट्री गेट पर ही आपको डायनासोर का एक बहुत बड़ा स्टैचू देखने को मिलेगा। इस पार्क के बीचों बीच डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा देखने को मिलेगी। पार्क में वाटर फाउंटेन के साथ साथ कई तरह के पेड़ पौधे और फूल भी हैं जो बने ही आकर्षक लगते हैं। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ कई झूले भी लगे हैं। पिकनिक स्पॉट के लिहाज से या परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए यह जगह काफी बढ़िया है। लखनऊ स्थित सीएम आवास का शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया घेराव। शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पहुंचे। अचानक इतने अधिक लोगों को देख वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। अभ्यर्थी जमकर नारेबाजी करते दिखे। इनके प्रदर्शन को लेकर कुछ समय तक सड़क जाम की स्थिति भी बनी रही। हालांकि इन अभ्यर्थियों को मौके पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में ले लिया और दूसरी जगह पहुंचा दिया। अभ्यर्थियों की मांग है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करे। लखनऊ में स्थित बिजली विभाग में उपभोक्ताओं के लिए ड्रेस कोड वाला वीडियो हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित बिजली विभाग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं के लिए ड्रेस कोड की बात हो रही है। इस वीडियो में एक गार्ड ऐसा कहता दिखाई दे रहा कि कोई भी बिजली उपभोक्ता हाफ शर्ट या हाफ पैंट पहनकर नहीं आ सकता है। यह गार्ड लोगों को कार्यालय में जाने से रोक रहा और बता रहा कि XEN ने हाफ टी शर्ट और हाफ पैंट पहनकर आने वालों पर रोक लगा दिया है। गार्ड के इस बात को लेकर उपभोक्ता और गार्ड के बीच बहस भी देखी गई। वीडियो वायरल होने के बाद गार्ड की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने सनातन धर्म को बताया दुनिया में शांति की गारंटी देने वाला धर्म। सीएम योगी ने हरियाणा में सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म दुनिया में शांति की गारंटी देता है। दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन शांति सिर्फ भारत और सनातन धर्म में है। वैश्विक संकट के समय हर राष्ट्र, हर धर्म के मानने वाले और हर पीड़ित शख्स आज भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा। उनका मानना है कि भारत संकट की घड़ी में उनकी मदद करेगा। बता दें कि सीएम योगी ने ये बातें बाबा मस्तनाथ मठ के में देश भर से आए संतों को संबोधित करने के दौरान कही। काम की बात में आज हम जानेंगे कि चोरी हुए फोन का आसानी से कैसे लगाएं पता। आज के समय में फोन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि यह चोरी हो जाए तो हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आप भी अपने फोन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर एक फाइंड माई डिवाइस ऐप मौजूद है, जो चोरी हुए फोन को पता लगाने में मददगार साबित हो सकता है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसमें अपने जीमेल आईडी को लॉगिन कर ले। आपका चोरी हुआ फोन जिस नंबर और जीमेल आईडी से रजिस्टर्ड है उसी से ऐप को लॉगिन कर ले। फिर अपने चोरी हुए फ़ोन को आप GPS मैप के माध्यम से देख पाएंगे। फ़ोन के अलावा आपको बैटरी और सर्विस प्रोवाइडर की जानकारी भी मिल पाएगी। इसके साथ ही आप अपने फ़ोन को लॉक भी कर सकते हैं और उस फ़ोन के डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं। इस बार के लखनऊ महोत्सव में नौका विहार आकर्षण का बनेगा केंद्र। अपने नवाबी शान, खानपान और तहजीब के लिए लोग लखनऊ को जानते हैं। यहाँ का लखनऊ महोत्सव लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। इस महोत्सव का पूरे 5 साल बाद एक बार फिर से आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव को लेकर अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक आसियाना के कांचीराम स्मृति उपवन में होंगे। 10 दिवसीय आयोजन में शायर, कवि, बॉलीवुड और लोक कलाकार समा बांधेंगे। इस दौरान युवा महोत्सव और अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इस महोत्सव में नौका विहार का आयोजन पहली बार किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का आज अहमदाबाद में होगा मुकाबला। आज अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप के लिए मुकाबला होने वाला है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार होती नजर आ रही है। शुरुआती 2 मैचों में भारतीय टीम ने मैच को अपने नाम कर बढ़िया प्रदर्शन दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम भी श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल कर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। नए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक रिटायर्ड शिक्षकों से ही ली जाएगी सेवा। नए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से ही सेवा लेने के निर्देश सीएम योगी द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड शिक्षकों को एक फिक्स मानदेय दिए जाएं। पिछली सरकार में माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज नकल के अड्डे बन गए थे, जिनमें ठेके पर नकल कराई जाती थी, लेकिन बीते 6 वर्षों में इसमें सुधार हुआ है। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे जियो द्वारा लॉन्च किए गए महज 1299 रुपए के इस फोन के बारे में। इस फेस्टिवल सीजन जियो ने कम बजट वाले ग्राहकों के लिए देश में जियो भारत V1 सीरीज लॉन्च किया है। बता दें कि यह फोन 4G है, जिसे जियो वेबसाइट पर कीमत के साथ लिस्ट किया जा चुका है। इसकी कीमत 1299 रुपए है, जो काले रंग में आ रही। इसे आप अमेजन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जाकर खरीद सकते हैं। इस फोन में आपको जियो सावन, जियो सिनेमा और जियो पे जैसे ऑप्शन भी मिलेंगे। 123 रुपए में यूजर्स इसमें 28 दिनों तक अनलिमिटेड कॉल और 14 GB डेटा भी की सुविधा ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने किसको राज्य का राजकीय जलीय पशु घोषित किया है? ऑप्शन ए है घड़ियाल, ऑप्शन बी है गंगेटिक डॉल्फिन, ऑप्शन सी है मगरमच्छ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गंगेटिक डॉल्फिन। हाल ही में किस बैंक ने ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन ए है यस बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है यस बैंक। हाल ही में किस तिथि को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 9 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है 10 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार कौन सा है? ऑप्शन ए है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ऑप्शन बी है कैमूर वन्यजीव विहार, ऑप्शन सी है कछुआ वन्यजीव विहार, ऑप्शन डी है सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। इसका सही उत्तर है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम का कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है ऋषिकेश, ऑप्शन सी है बरेली, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। इसका सही उत्तर है ऋषिकेश। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।